Hello everyone, welcome to my channel and this is the fourth video of Laravel interview questions playlist. So let's start with our next question, that is, what do you know about CSRF token in Laravel? How can you someone turn off CSRF protection for a specific route? Okay. So let's understand what is CSRF. CSRF protection stands for Cross-Site Request Forgery Protection. CSRF detects unauthorized attacks on web applications by the unauthorized users of a system. The built-in CSRF plugin is used to create CSRF tokens so that it can verify all the operations and requests sent by an active unauthenticated user. To turn off CSRF protection for a specific route, we can add that a specific URL or route in $accept variable, which is present in the app HTTP middleware, and that verifies CSRF token. Okay. And this is the example of how we can protect or unprotect that route from CSRF. So that is class verify CSRF token extends base verifier, and in that variable we pass here our URL. तो हम लोग ये समझते हैं कि CSRF खुद टोकन होता क्या है। तो CSRF एक टोकन है जो कि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं और पोस्ट मेथड यूज करते हैं तो उस वक्त आपको एक CSRF का टोकन पास करना होगा, और जब तक वो टोकन पास नहीं होता और वो टोकन मैच नहीं होता है डेटाबेस में, तब तक आपका कोई भी फॉर्म डेटा स्टोर नहीं होगा डेटाबेस में टेबल में। और सपोज आपको अगर उससे आपको बाहर रखना है कि बिना वो CSRF टोकन के वो URL हिट करे और वो डेटाबेस में इंटर हो, तो इसके लिए फिर आपको इसको एक मिडिलवेयर वेरीफाई CSRF टोकन मिडिलवेयर है, उसमें आपको ये पास करना होगा, जो कि नीचे एग्जांपल दिए हैं। क्लास वेरीफाई CSRF टोकन एक्सटेंड स्पेस वेरीफायर और प्रोटेक्टेड वेरिएबल $accept इक्वल्स टू पास हियर योर URL। यहाँ पे जो भी आपका URL है जिसको आप इसके बाहर रखना चाहते हैं CSRF प्रोटेक्शन से, आप वो URL यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिस्ट सम ऑफिशियल पैकेजेस प्रोवाइडेड बाय Laravel. There are some official packages provided by Laravel which are given below. Cashier. Laravel Cashier implements an expressive, fluent interface to Stripe's and Braintree's subscription billing services. It controls almost all of the boilerplate subscription. Second one is the Passport. Laravel used to create API authentication to act as a bridge with the help of Laravel Passport. It further provides a full OAuth2 server implementation for Laravel application in a matter of minutes. Passport is usually assembled on top of League OAuth2 server, which is maintained by Alex Bilby. Okay. And third one is Socialite. Laravel Socialite is used for providing an expressive, fluent interface to OAuth authentication with Facebook, Twitter, Google, and LinkedIn, etc. It controls almost all the boilerplate social authentication code that you are reading, writing. तो आप समझते हैं कि ये पैकेजेस जो होते हैं इन प्रीवियस वीडियोस मैंने बताया है बंडल्स के लिए, यानी बंडल्स मींस पैकेज, और पैकेज होता क्या है। तो अब है लारावेल कुछ डिफ़ॉल्ट पैकेजेस प्रोवाइड करता है, जैसे आप इंस्टॉल किए, प्रोजेक्ट क्रिएट किए, उस वक्त आपको कुछ डिफ़ॉल्ट पैकेजेस मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे कैशियर है, आप जैसे आपको स्ट्राइप पे इनेबल करना है या फिर ब्रेंट्री इनेबल करना है, सब्सक्रिप्शन बिलिंग सिस्टम करना है, या स्ट्राइप यूज होता है एक पेमेंट गेटवे के लिए, तो उसके लिए फिर आपको कैशियर बाय डिफ़ॉल्ट है, उसके थ्रू आप कोई अदर आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपको अदर पेमेंट गेटवे यूज करना है पेटीएम का या फिर रेजर पे का, तो उसके लिए फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा वो पैकेज। लेकिन क्या है, कैशियर के थ्रू आप नॉर्मल एक स्ट्राइप को इनेबल कर सकते हैं बिना अदर का पैकेज इंस्टॉल किए हुए। इसी तरह एक पासपोर्ट है, एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए आप पासपोर्ट यूज करते हैं। इसके अलावा आप सेंटम भी यूज कर सकते हैं। फिर है सोशलाइट। अब जैसे सोशल लॉगिन करना है, आप देखते होंगे कहीं भी लॉगिन में आप यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, उसके अलावा फिर आप लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ फेसबुक, ये ऑप्शन रहता है। तो अब वहाँ पे आप ये सोशलाइट का पैकेज जो डिफॉल्ट लारावेल प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिट टेस्टिंग?
Unit testing is built-in testing provided as an integral part of Laravel. It consists of unit tests which detect and prevent regression in the framework. Unit tests can be run through the available artisan command inline utility. So ये कह सकते हैं यूनिट टेस्टिंग होता क्या है। आप नॉर्मल अगर आप कहीं भी पढ़े हैं टेस्टिंग, उसमें यूनिट यूनिट वर्ड ही ये बताता है कि एक छोटे स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे हम कोई भी चीज़ का टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ हम लारावेल के कॉन्सेप्ट में इसको फॉलो करेंगे। तो लारावेल डिफ़ॉल्ट आपको इंस्टॉल प्रोवाइड करता है यूनिट टेस्टिंग का मेथड। वो आप कमांड लाइन के थ्रू, आर्टिजन कमांड लाइन के थ्रू आपको यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। How will you explain DD function in Laravel? Okay, DD stands for dump and dive. Laravel's DD function can be defined as a helper function which is used to dump a variable's content to the browser and prevent the further script execution. Okay, and this is the example that how can you use the DD function. Here we created a variable and that calls the user model, where we pass a single query that user ID is that variable and get the first matching data, and in DD function we display that data. So DD function का सिंपल सा एक मतलब है कि कोई भी आप क्वेरी चलाते हैं, इसके लिए आप कोई मैसेज पास करते हैं, जब DD रन करेगा तो आगे का कोई भी प्रोसेस वो रन नहीं होगा, DD तक ही रन होके वो सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी यूजर्स का डेटा मंगा रहे हैं और वो भी स्पेसिफिक उस यूजर आईडी के बेस पे, तो फिर क्या होगा कि डेटा तो लाया उस वेरिएबल में और DD के थ्रू वो डेटा हम डिस्प्ले कर दिए। अब इसके बाद क्या होगा, नीचे का कोई भी स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसलिए हम DD यूज करते हैं। और आप चाहते हैं कि यूज करने के बाद भी वो एग्जीक्यूट हो नीचे का स्क्रिप्ट, सिंपल सा है कि आप प्रिंट आर यूज कीजिए, प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो वो DD के ही मैसेज डिस्प्ले करेगा लेकिन आगे का एग्जीक्यूट हो जाएगा स्क्रिप्ट। Okay, the next question is what is the difference between authentication and authorization? Okay, so authentication is usually the first step of a security access control, and authorization usually comes after authentication. Authentication verifies the user's identity, but authorization grants or denies permission to the user to do something in that system. So common methods include username, password, answer to security questions, code sent via SMS or email in authentication. But in authorization, we give permission that are granted and monitored by the organization. Authentication uses biometric data like fingerprint, face recognition, retinal scan, and so on. But in authorization, common methods include role-based access control and attribute-based access controls. Authentication is visible to the user, but authorization is not visible to the user. Authentication and the methods of authentications can be changed by the user, but authorization cannot be changed by the user. So हम लोग समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ सिंपल सा एक मतलब है कि अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो किसी भी सिस्टम में ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि क्या आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल है उस सिस्टम में एंटर करने के लिए, तो ये हो गया ऑथेंटिकेशन, जिसमें कि आपको फर्स्ट है कि आपके यूजर नेम या पासवर्ड देके आप लॉगिन कीजिए तो ऑथेंटिकेट होगा, या फिर आप अपना फिंगर स्कैन कीजिए, रेटिना स्कैन कीजिए, ये बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम ऑथेंटिकेट करके एंट्री करते हैं। अब बात करते हैं ऑथराइजेशन की। ऑथराइजेशन का मतलब हो जाता है कि अगर आप इंटर कर चुके हैं सिस्टम में तो क्या आपको वो एक्सेस, वो रिसोर्सेज जो उसके अंदर अवेलेबल है, वो कितना आपके पास एक्सेसिबिलिटी है, कितना एक्सेस आप कर सकते हैं। आप सपोज एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल लेते हैं, अगर आप किसी म्यूजियम में एंटर करते हैं तो वहाँ मल्टीपल एरियाज या सेक्शंस में डिवाइडेड किए हुए हैं, तो आपको जो एक्सेस मिला हुआ है क्या आप उसके आगे जा सकते हैं। सपोज एक सिक्योरिटी रूम है तो आप तो सिक्योरिटी रूम में नहीं जा सकते क्योंकि आप ऑथराइज्ड नहीं है सिक्योरिटी रूम के लिए, तो ऑथराइजेशन यहीं पे बात आ जाती है। अब आप ऑथेंटिकेशन में आप डिफरेंट मेथड्स होते हैं और आपको ये विजुअल भी होता है कि हाँ आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहा है या फिर फिंगरप्रिंट लगाने को बोल रहा है या फेस रिकॉग्निशन है, तो लेकिन ऑथराइजेशन में ये आपके पास, आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि एक मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आपको क्या, किस चीज़ का कितना ऑथराइज करना है।
ऑथेंटिकेशन तो फर्स्ट स्टेप में ही आ जाता है, उसको पार किए बिना आप एंट्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑथराइजेशन उसके बाद आता है कि जब ऑथेंटिकेशन होगा तभी ऑथराइजेशन का परमिशन मिलेगा। ऑथेंटिकेशन को आप चेंज कर सकते हैं, बाय यूजर वो चेंजेबल है। सपोज आपको बोला जाएगा कि आप या तो फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए या फिर आईडी पासवर्ड दीजिए, लेकिन ऑथराइजेशन में ऐसा नहीं है। ऑथराइजेशन में कोई चेंजेस नहीं, सिस्टम जैसा बना दिया गया बस।